मैं अमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का 6वां इकाई, जिसका नाम है ऊष्मागतिकी। इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें हमने जो है आपका ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है उसको देखा था, जिसमें आपको बताया गया था कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है। और उसमें ये बताया गया था कि ऊष्मा न तो नष्ट होता है न ही उत्पन्न होता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, परिवर्तन होता है। यही आपका ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहलाता है। और उसके तहत जो है कुछ कुछ बातें भी आपको बताया गया था, साथ में उसका जो गणितीय रूप है वो भी क्या किया गया था, बताया गया था। चलिए आज हम जो है उसके बाद का जो टॉपिक है उसको देखते हैं। और ये टॉपिक है आपका एंथैल्पी तथा क्या दिया है हमारा, एंथैल्पी परिवर्तन। ठीक है, तो हमको जानना है एंथैल्पी को और उसके बाद जानना है हम लोग एंथैल्पी परिवर्तन को। तो एंथैल्पी क्या है, तो रियल में एंथैल्पी भी क्या होता है, एक ऊर्जा ही होता है। आपको पता है कि कोई भी जो हमारा प्रक्रिया जो होता है उस प्रक्रिया में निकाय द्वारा क्या किया जाता है, बाहरी वातावरण से ऊष्मा या तो लिया जाता है या तो ऊष्मा क्या किया जाता है, दिया जाता है। और इस प्रकार से किसी निकाय द्वारा या तंत्र द्वारा ऊष्मा का जो लेन देन होता है वो खुले पात्र में क्या किया जाता है, कराया जाता है। और ख़ास करके अगर हम जो है इस प्रकार के प्रक्रिया में अगर देखते हैं तो खुले पात्र में कराई जाती है। और उस स्थिति में दाब जो है क्या होती है, आपकी स्थिर होती है, लेकिन आयतन क्या होती है, आपकी परिवर्तित होती है, जिसके लिए हमको एक अन्य मात्रक की या एक ऊष्मागतिकी मात्रक की आवश्यकता होती है। और वह ऊष्मागतिकी जो मात्रक होती है या फलन होती है वो आपका एंथैल्पी के नाम से जानी जाती है। और ये एंथैल्पी को जो है H से दर्शाई जाती है। तो ये सब में सिर्फ बातें होती है, परिभाषा कुछ और है जिसको हमको देखना है कि एंथैल्पी वास्तविक में होती क्या है। तो एंथैल्पी क्या है भाई, तो कोई भी जो तंत्र है या कोई भी निकाय है उनकी जो एंथैल्पी होती है वो स्थिर दाब पर उस तंत्र के अंदर उपस्थित जो क्या होती है, आपकी जो आंतरिक ऊर्जा E होती है, साथ ही साथ उसका दाब आयतन का जो गुणनफल होती है, उन दोनों की योग को क्या कही जाती है, आपकी एंथैल्पी के नाम से जानी जाती है या एंथैल्पी कही जाती है। कहने का मतलब ये है एंथैल्पी क्या होती है, तो किसी भी तंत्र की जो एंथैल्पी होती है वो स्थिर दाब पर उस तंत्र के आंतरिक ऊर्जा और साथ में उसके दाब और आयतन का जो गुणनफल होता है उन दोनों को अगर मिला दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो उससे उस तंत्र की एंथैल्पी क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। या एंथैल्पी हमको क्या होती है, प्राप्त होती है, जिसको जो है निम्न प्रकार से क्या की जा सकती है, यहाँ पर लिखी जा सकती है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि एंथैल्पी होती क्या है, एंथैल्पी, है ना। तो यहाँ पर परिभाषा जो है लिख दी जाती है इस प्रकार से, एंथैल्पी क्या होती है भाई, तो लिख सकते हैं स्थिर दाब पर किसी तंत्र या निकाय की आंतरिक ऊर्जा तथा दाब आयतन के गुणनफल के योग को उस निकाय की एंथैल्पी कही जाती है। उस निकाय की एंथैल्पी कहते हैं, उस निकाय की एंथैल्पी कहते हैं या कही जाती है। तो इस तरीक़ा से एंथैल्पी को क्या की जा सकती है, परिभाषित की जा सकती है। कैसे की जा सकती है भाई, कि स्थिर दाब पर किसी भी तंत्र के या निकाय के आंतरिक ऊर्जा तथा दाब आयतन के गुणनफल के योग को उस निकाय की एंथैल्पी कही जाती है या एंथैल्पी के नाम से जानी जाती है, जिसे जो है ई से क्या की जाती है, ई से या इसे हम लोग एच से प्रदर्शित की जाती है, जिसे एच से दर्शाई जाती है। किसे दर्शाई जाती है, एच से दर्शाई जाती है। और यहाँ पर परिभाषा के अनुसार एक जो है समीकरण लिखी जा सकती है, जहाँ पर एच क्या होती है, एंथैल्पी होती है, जो किसी भी तंत्र के आंतरिक ऊर्जा ई उसके दाब और आयतन के गुणनफल के योग के क्या होती है, बराबर होती है। तो इस प्रकार से आंतरिक ऊर्जा को क्या की जाती है, आपका जो है एक छोटी सी समीकरण के रूप में क्या की जाती है, दर्शाई जाती है। ये जो हमारा एंथैल्पी होती है वो एक प्रकार की क्या होती है, अवस्था फलन होती है। एंथैल्पी है ना, एक क्या होती है, अवस्था फलन होती है भाई, अवस्था फलन होती है।
क्या होती है हमारी अवस्था फलन होती है। इसका मतलब ये है कि एंथैल्पी का जो है डायरेक्टली मान ना ज्ञात करके उसके प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के मान को ही क्या की जा सकती है, ज्ञात की जा सकती है। तो एंथैल्पी एक क्या होती है, अवस्था फलन होती है, अर्थात इसका मान प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है भाई, अंतिम और प्रारंभिक अवस्था पर निर्भर करती है। तो इस तरीक़ा से जो एंथैल्पी है उसको क्या की जा सकती है, परिभाषित की जा सकती है कि स्थिर दाब पर किसी भी तंत्र या निकाय की जो आंतरिक ऊर्जा होती है और साथ में उसका दाब और आयतन का जो गुणनफल होती है, उन दोनों को क्या कर दी जाती है, जोड़ दी जाती है, तो वही उस तंत्र की क्या कहलाती है, एंथैल्पी कहलाती है, जिसको H = E+P भी से दर्शाई जाती है। और ये जो एंथैल्पी होती है वो एंथैल्पी एक अवस्था फलन होती है, और अवस्था फलन का मतलब ये होती है कि जिसका निरपेक्ष मान ज्ञात न करके उसके प्रारंभिक अवस्था को और केवल अंतिम अवस्था को ही क्या की जा सकती है, ज्ञात की जा सकती है। तो इस तरीक़ा से एंथैल्पी की जो परिभाषा है उसको क्या की जा सकती है भाई, दी जा सकती है, बताई जा सकती है। तो ये तो हो गया हमारा एंथैल्पी परिवर्तन के बारे में, है ना, एंथैल्पी के बारे में। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं किसके बारे में भाई, एंथैल्पी परिवर्तन के बारे में। तो यहाँ पर क्या की जाती है, एंथैल्पी परिवर्तन। एंथैल्पी की तो परिभाषा हो गया, कैसे परिभाषा, तो स्थिर दाब पर किसी भी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा दाब आयतन का गुणनफल का योग क्या कहलाती है, आपकी एंथैल्पी कहलाती है। अब हमको देखना है एंथैल्पी परिवर्तन। एंथैल्पी परिवर्तन के लिए क्या की जाती है, मानी जाती है, चूँकि एक अवस्था फलन है तो यहाँ पर मानी जाती है, माना, यहाँ पर क्या की जाती है, माना, है ना, किसी निकाय की प्रारंभिक अवस्था में आंतरिक ऊर्जा E1, मान लो किसी पदार्थ की प्रारंभिक अवस्था में एंथैल्पी H1, आंतरिक ऊर्जा E1 तथा आयतन V1 है ना, आयतन क्या है, V1 है, तथा निकाय द्वारा ऊष्मा ग्रहण करने के बाद निकाय की एंथैल्पी H2, आंतरिक ऊर्जा E2 और आयतन V2 हो जाती है, तो है ना। और ये सभी प्रक्रिया किस पर होती है, स्थिर दाब पर होती है। कहाँ पर होती है भाई, स्थिर दाब पर होती है। तो इस तरीक़ा से इसको क्या की जा सकती है, बताई जा सकती है कि माना किसी निकाय की, है ना, स्थिर दाब पर लिख सकते हैं, यहीं पर आप अनेक बना सकते हैं, माना कि किसी निकाय की स्थिर दाब पर प्रारंभिक अवस्था में एंथैल्पी H1, आंतरिक ऊर्जा E1 और आयतन V1 है, और जैसे ही उस तंत्र द्वारा क्या किया जाता है, ऊष्मा ले लिया जाता है, तो उसका जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है, आयतन में परिवर्तन हो जाता है, एंथैल्पी में परिवर्तन हो जाता है, और इस प्रकार से एंथैल्पी H1 से H2 हो जाता है, आंतरिक ऊर्जा E1 से E2 हो जाता है, और आयतन जो है आपका V1 से V2 हो जाता है। तो उस स्थिति में इसको कैसे लिखी जा सकती है भाई, चूँकि सब परिवर्तित हो रहा है, तो यहाँ पर H जो होती है उसको ΔH के रूप में लिखी जाती है, यहाँ पर ΔH के रूप में। तो यहाँ पर इसको लिख दी जाती है, यहाँ पर सबसे पहले H = E प्लस क्या होती है, P भी लिखी जाती है, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में सब जो है क्या रहा है, इसका मान H1 है, तो यहाँ पर H1 = E1, क्योंकि हमारा P जो है क्या है, कांस्टेंट है, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
तो उसको वैसा का वैसा ही रखते हैं। तो ये हो जाता है E1 प्लस क्या हो जाता है P, स्थिर है तो, और ये हो जाता है हमारा V1। इसी प्रकार ये तो प्रारंभिक अवस्था की बात हो गया, प्रारंभिक अवस्था में हो गया है ना। अब देखेंगे अंतिम अवस्था में जब ऊष्मा ले लेता है उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो उनमें कुछ परिवर्तन आ जाता है। तो ये हो जाता है H2 बराबर, ये हो जाता है आपका E2, ये हमारा क्या हो जाता है E2, और प्लस में क्या हो जाता है आपका P, और ये हो जाता है हमारा V2। इस प्रकार इसको समीकरण कितना दे देते हैं, 1, समीकरण 2, और ये समीकरण कितना हो जाता है आपका 3 हो जाता है। क्योंकि देखो ये हमारा जो है परिवर्तन को शो कर रहा है, तो परिवर्तन को कैसे दिखाते हैं, H2 माइनस H1, ये हमारा इस प्रकार से बराबर, ये परिवर्तन को दिखा रहा है आंतरिक ऊर्जा, तो E2 माइनस क्या होता है हमारा E1 से, और यहाँ पर ये जो हमारा क्या होता है P जो होता है वो क्या होता है हमारा कांस्टेंट होता है, तो इसको हम लोग P से दर्शाते हैं, और इधर ये क्या हो जाता है V2 माइनस क्या हो जाता है आपका V1 से क्या किया जाता है, इसको दर्शाया जाता है, दर्शा सकते हैं। अब ये परिवर्तन को शो करेगा तो किस से दिखाएगा, डेल H को क्या करता है यहाँ से प्रदर्शित करता है, दोनों परिवर्तन को हम लोग डेल का और H में परिवर्तन हो रहा है तो डेल H का दर्शाते हैं, यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है तो डेल का, और आंतरिक ऊर्जा में है T से दर्शाते हैं। हमारा चूँकि दाब क्या है स्थिर है तो P से, और यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है आयतन में तो इसको V से दर्शाते हैं। तो इस तरीक़ा से एक समीकरण प्राप्त होती है, और यही आपकी क्या करती है, आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होती है उसको क्या करती है, प्रदर्शित करती है। तो इस तरीक़ा से एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है वो इस समीकरण से क्या की जा सकती है, दर्शाई जा सकती है। तो क्वेश्चन ये आती है भाई कि एंथैल्पी क्या है और एंथैल्पी परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि स्थिर दाब पर किसी भी तंत्र की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वह उसके दाब और आयतन के गुणनफल के योग के क्या होती है, आपकी बराबर होती है, और इस प्रकार से आपका जो एंथैल्पी परिवर्तन है उसको दिखाई जा सकती है, बताई जा सकती है। इसी में आगे और क्या की जा सकती है, इसको जो है बढ़ाई जा सकती है, वो है आपका ऊष्मागतिकी की प्रथम नियम से। यहाँ पर क्या की जाती है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से या ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हमने प्राप्त किया था क्या, Q बराबर क्या होती है, ये हमारा डेल E, और यहाँ पर क्या होती है कि W होती है। उसी प्रकार एक प्रसार कार्य होता है, और प्रसार कार्य को यहाँ पर W और P भी से क्या की जाती है, दर्शाई जाती है। तो इस तरीक़ा से ये जो हमारा जो मान है W का मान वो कहाँ पर रखी जा सकती है भाई, मान लो समीकरण एक हो गया हमारा 4 हो गया, ये समीकरण 5 हो गया, तो समीकरण जो क्या होता है हमारा 5 में W का मान समीकरण 4 में रखने पर यहाँ पर लिखी जा सकती है। तो समीकरण 5 के है ना W के मान को समीकरण किसमें हमारा 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर तो रखेंगे तो क्या बनेगा हमारा, ये हो जाता है आपका Q, यहाँ पर हो जाता है आपका डेल E, और ये क्या हो जाता है आपका W बराबर क्या हो जाता है आपका प्लस में क्या हो जाता है आपका P डेल V। इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। चूँकि एक स्थिर दाब पर हो रहा है तो इसमें क्या लगाया जाता है आपका P लगा दिया जाता है। अब इसको और आगे बढ़ा दिया जाए तो आप देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर क्या होता है आपका डेल E प्लस P डेल V बराबर क्या होता है, डेल H होता है। तो इस तरीक़ा से इन दोनों के जगह क्या लिखा जा सकता है, डेल H लिखा जाता है। तो QP बराबर क्या हो जाता है, हमको डेल H क्या हो जाता है, इस तरीक़ा से प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से ये एंथैल्पी परिवर्तन को क्या करता है, प्रदर्शित करता है भाई। तो इस तरीक़ा से आप एंथैल्पी को और एंथैल्पी परिवर्तन को क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। तो एंथैल्पी क्या होता है, तो आपको थोड़ा सा जो है परिभाषा देखना पड़ेगा कि किसी भी तंत्र की एंथैल्पी स्थिर दाब पर उस तंत्र की आंतरिक ऊर्जा E, उसके दाब और आयतन के गुणनफल के योग को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी कहते हैं। एंथैल्पी एक कैसा होता है, अवस्था फलन होता है, जिसका प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था को ही क्या किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। तो ये होता है हमारा एंथैल्पी। फिर हमने क्या देखा, एंथैल्पी परिवर्तन। चूँकि एंथैल्पी अवस्था फलन है तो परिवर्तन देखते हैं, तो यहाँ पर उसको मानना पड़ता है कि माना कोई निकाय है, उस निकाय का स्थिर दाब पर है ना प्रारंभिक अवस्था में एंथैल्पी H1, आंतरिक ऊर्जा E1 और आयतन V1 है।
जैसे ही ऊष्मा ग्रहण करता है उसके एंथैल्पी H1 से H2 हो जाता है, आंतरिक ऊर्जा U2 हो जाता है और आयतन V1 से V2 हो जाता है। तो उस स्थिति में कैसा लिखा जा सकता है, H = E + PV। यहाँ पर प्रारंभिक अवस्था में आंतरिक ऊर्जा कितना होता है, हमारा एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी कितना होता है H1, आंतरिक ऊर्जा E1 और दाब तो स्थिर है तो उसको कुछ नहीं करते हैं, आयतन होता है V1। जैसे ही ऊष्मा लेता है तो क्या हो जाता है, हमारा एंथैल्पी H2 हो जाता है, आंतरिक ऊर्जा E2 हो जाता है और आयतन क्या हो जाता है आपका V2 हो जाता है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि H1 से बढ़ के H2 हो रहा है, E1 से बढ़ के H2 हो रहा है और ये V1 से V2 हो रहा है, जिसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, H2 - H1 = E2 - E1। प्लस में क्या होता है हमारा P जो कि कांस्टेंट है, ये हो जाता है V2 - V1। जहाँ पर ये क्या कर रहा है, परिवर्तन को शो कर रहा है प्रारंभिक से अंतिम, तो परिवर्तन को दर्शाने के लिए डेल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है डेल H आ जाता है, यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है तो डेल E आ जाता है। P जो है स्थिर होता है तो P लिख दिया जाता है और आयतन में परिवर्तन है तो वहाँ पर डेल भी लिख दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपका डेल H बराबर क्या प्राप्त हो जाता है, डेल E + P डेल V प्राप्त हो जाता है और यही एंथैल्पी परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। क्योंकि हम इससे पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि ऊष्मागतिकी में हम लोग पढ़े हैं कि Q बराबर क्या होता है हमारा डेल E प्लस क्या होता है हमारा W होता है। साथ ही साथ एक प्रसार कार्य होता है जिसका मान क्या होता है, W बराबर क्या होता है, P डेल V होता है। तो इस प्रकार से इसको समीकरण 4 और इसको समीकरण 5 देते हैं। समीकरण 5 में जो क्या होता है W का मान होता है उसको समीकरण क्या करते हैं 4 में रखते हैं। तो इस प्रकार से Q चूँकि कांस्टेंट P है तो P लगाते हैं, डेल E + P डेल V हो जाता है। चूँकि यहाँ पर देख रहे हो डेल E + P डेल V बराबर क्या होता है, डेल H होता है। तो इस तरीक़ा से फाइनली QP बराबर क्या हो जाता है, डेल H क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर डेल E बराबर क्या लिखा जाता है, Q लिखा जा सकता है, क्योंकि जो भी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है वो Q ऊष्मा लेने से होता है। यहाँ पर डेल E = Q भी लिखा जाता है, बट ये स्थिर आयतन पर होता है। तो इस तरीक़ा से क्या किया जा सकता है, इसको भी क्या किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका एंथैल्पी परिवर्तन जो आपको पेपर में पूछ सकता है। इसी में क्वेश्चन और आता है और वो क्वेश्चन होता है हमारा, वो होता है डेल H और डेल E जो होता है उसमें क्या क्या संबंध होता है उसको हमको क्या करना है, देखना है। तो यहाँ पर डेल H और यहाँ पर क्या होता है आपका डेल E में हमको क्या देखना है, संबंध देखना है कि किस प्रकार से क्या होता है, इसमें संबंध क्या होता है, पाया जाता है। तो इस तरीक़े से हमको बताना है। तो हम लोग जो है अभी जस्ट क्या देखें, एंथैल्पी परिवर्तन देखें। तो इसका मान क्या था हमारा, डेल H था, बराबर क्या था हमारा, डेल E था, प्लस क्या था हमारा, P डेल V था। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एंथैल्पी परिवर्तन से, एंथैल्पी किससे भाई, हमारा परिवर्तन से। एंथैल्पी परिवर्तन क्या था हमारा, डेल H था, बराबर क्या था, डेल E था, प्लस क्या था, P था और डेल क्या था हमारा, V था। तो इस तरीक़ा से हम इसको क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। चूँकि आपको पता है ना, क्या पता है, तो यहाँ पर अभी जस्ट किए हैं, डेल H बराबर क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर ये होता है Q और ये होता है P। उसी प्रकार क्या होता है, डेल E बराबर क्या होता है आपका Q और क्या होता है, V होता है। ये हमको पता है। इस प्रकार से क्या होता है आपका एंथैल्पी में परिवर्तन और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। इन दोनों के मान को यहाँ पर रख दिया जाता है। तो डेल H बराबर क्या हो जाता है आपका, QP बराबर डेल E बराबर क्या हो जाता है आपका, QV और प्लस में क्या हो जाता है आपका, P डेल V। इस प्रकार से क्या हो जाता है, हमको प्राप्त हो जाता है। इसको समीकरण 1 दे दिया जाता है, इसको समीकरण कितना दे दिया जाता है, 2 दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, आपका आदर्श गैस जो समीकरण है उसको क्या किया जाता है भाई, लगाया जाता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण से। तो आदर्श गैस समीकरण क्या होता है भाई, ये होता है आपका PV बराबर क्या होता है हमारा, nRT होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, PV बराबर क्या होता है हमारा, nRT। ये क्या होता है हमारा आदर्श गैस जो क्या होता है हमारा समीकरण होता है, वहाँ से क्या किया जाता है, इसको लिया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आदर्श गैस समीकरण से देखते हैं। तो PV बराबर क्या होता है हमारा, ये हो जाता है हमारा nRT।
तो पी भी बराबर क्या हो जाता है हमारा nRT। ये आदर्श गैस समीकरण से क्या किया जाता है, लिया जाता है। चूँकि यहाँ पर पी भी है हमारा जो परिवर्तन को शो कर सकते हैं, तो यहाँ पर पी भी बराबर क्या कर सकते हैं, nRT क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस तरीक़े से क्या होता है हमारा, क्योंकि पी भी बराबर nRT है तो यहाँ पर भी पी भी बराबर nRT लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाता है आपका QP बराबर क्या हो जाता है आपका QV प्लस में क्या हो जाता है आपका, ये लिख लेते हैं हम लोग nRT। इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्योंकि आपको फिर से पता है हमारा कि QP बराबर क्या होता है हमारा डेल H होता है, और QV बराबर क्या होता है हमारा डेल E होता है। QV बराबर क्या होता है, डेल E होता है। तो पुनः मान को क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है हमारा डेल H ये हो जाता है, और डेल E ये हो जाता है, प्लस क्या हो जाता है हमारा nRT ये क्या होता है हमारा पाया जाता है। चूँकि हमारा क्या होता है nRT में n तो नंबर होता है, r क्या होता है हमारा कांस्टेंट होता है, t क्या होता है हमारा कांस्टेंट होता है। तो अंततः यहाँ पर डेल H बराबर क्या होता है हमारा डेल E क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। और इस तरीक़ा से ये जो है डेल H में और डेल V में क्या करता है, संबंध को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से डेल H और डेल V में क्या किया जाता है, संबंध दिखाया जाता है। तो इस तरीक़ा से ये हो गया आपका डेल H और डेल E में संबंध। तो लगभग सिंपल सा है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ये तो हो गया कुछ जो है एंथैल्पी और एंथैल्पी परिवर्तन से रिलेटेड क्या हो गया बातें। चलिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, आगे की ओर चलते हैं और थोड़ा सा और क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा बात करते हैं। इसमें दिया है हमारा ऊष्माधारिता, साथ में दिया है मोलर ऊष्माधारिता, और साथ में क्या दिया है हमारा विशिष्ट ऊष्मा। 3 पॉइंट दिया गया है। इसको हमको थोड़ा सा क्या करना है, देखना है भाई। पहला हम किसके पास चलेंगे, ऊष्माधारिता। पहला किसके पास, ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता नाम से स्पष्ट है, ऊष्मा को धारण करने वाला। ऊष्मा को धारण करने वाला को क्या बोलते हैं, ऊष्माधारिता कहते हैं। मतलब बोल सकते हैं जब किसी है ना, जब कोई पदार्थ ऊष्मा को क्या कर लेता है, संग्रहण कर लेता है, या उसको क्या करता है, अपने पास रख लेता है, वही उसका क्या कहलाता है, आपका ऊष्माधारिता कहलाता है। या ये बोल सकते हैं कि किसी भी पदार्थ का ऊष्मा संग्रहण करने की जो क्षमता है वो आपका क्या कहलाता है, आपका ऊष्माधारिता कहलाता है। तो परिभाषा क्या लिख सकते हैं भाई, किसी पदार्थ का है ना ऊष्मा संग्रहण करने की क्षमता, संग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं भाई, ऊष्माधारिता कहते हैं। उस वस्तु का ऊष्माधारिता कहते हैं। तो क्या लिखे, किसी पदार्थ का ऊष्मा संग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाता है, आपका ऊष्माधारिता कहलाता है। ऊष्माधारिता कहलाता है। तो परिभाषा यहाँ पर आसानी से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ऊष्माधारिता क्या होता है भाई, तो किसी पदार्थ का या किसी पदार्थ द्वारा ऊष्मा संग्रहण करने की जो क्षमता है वही आपका क्या कहलाता है, ऊष्माधारिता कहलाता है। जैसे मैं अगर ऊष्मा धारण कर लेता हूँ तो मैं ऊष्माधारिता कहलाऊँगा। तो हर पदार्थ की अपनी ऊष्माधारिता होता है, जिसमें कुछ न कुछ मात्रा में ऊष्मा धारण करने की क्या होती है, आपका क्षमता पाया जाता है, और वही उस पदार्थ का क्या कहलाता है, आपका ऊष्माधारिता कहलाता है। तो परिभाषा आप लिख सकते हैं भाई, ऊष्माधारिता क्या है, तो किसी पदार्थ का ऊष्मा संग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग, ऊष्माधारिता कहते हैं। और सबसे ज़्यादा ऊष्माधारिता किसमें पाया जाता है, जल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, जल में पाया जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि सबसे अधिक है ना ऊष्माधारिता या ऊष्माधारिता जो क्षमता है ना, वो किसका होता है, हमारा जल का होता है। ऊष्माधारिता क्षमता या ऊष्मा धारण करने की क्षमता किसमें होता है, जल में होता है। क्षमता जल में होता है। किसमें होता है भाई, जल में होता है। तो आप बोल सकते हैं कि सबसे अधिक ऊष्माधारिता वाला जो क्षमता है या ऊष्मा धारण करने की जो क्षमता है वो किसमें पाया जाता है, जल अर्थात पानी में क्या होता है, पाया जाता है। और यही वजह है कि जो ठंडे प्रदेश होते हैं, ठंडे प्रदेश मतलब जहाँ पर ठंडा ज़्यादा होता है, वहाँ के जो घर होते हैं ना, उस घर में जो धातु का जो पाइप होता है, ठीक है, धातु का जो क्या होता है, पाइप होता है, उस पाइप में क्या करते हैं, गर्म जो पानी है ना, उस गर्म पानी को क्या करते हैं, घर के अंदर वो पाइप बिछा रहता है धातु का, है ना। और चूँकि भाई काफ़ी ज़्यादा वहाँ ठंडा होता है, तो उस ठंडा से बचने के लिए वहाँ के जो क्या होते हैं, जो घर होते हैं,
जो उस घर में क्या करते हैं, इस प्रकार से धातु का क्या होता है, पाइप जो है घर के अंदर से क्या होता है हमारा लगा रहता है, या घर के अंदर जो है लगाए रहते हैं। और उस जो है धातु की पाइप में क्या करते हैं, गर्म जो पानी है उसको क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, जिससे क्या होता है कि उस घर के अंदर जो है पाइप के माध्यम से गर्म पानी क्या करता है, उस घर में जाकर के क्या होता है, वो रुके रहता है ना, और इसके वजह से वो क्या करता है, वहाँ पर गर्माहट देता है, क्योंकि उसकी ऊष्मा धारण क्षमता काफ़ी क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा समय तक ऊष्मा को धारण करके रखता है, और जो वहाँ पर मकान होता है उसको काफ़ी समय तक, अधिक समय तक क्या रखता है, गर्माहट देता रहता है या गर्म रखता है। इसलिए ठंडे प्रदेशों में गर्म जल को धातु की पाइप में मकान में जो है क्या किया जाता है, वहाँ पर प्रवाहित करके क्या किया जाता है, अपने मकान को गर्म रखा जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो ऊष्मा धारण करने की क्षमता किसमें होता है भाई, जल में होता है, और इसीलिए इसका उपयोग ठंडे प्रदेशों में क्या किया जाता है, हमारे अपने मकान को क्या करने में, गर्म रखने में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। अगर हम सबसे कम ऊष्माधारिता की बात करें तो सबसे कम ऊष्माधारिता होता है रेत का। किसका होता है, हमारा रेत का। तो सबसे कम ऊष्माधारिता है ना, किसका होता है भाई, रेत का होता है। रेत तो देखे होंगे है ना, तो रेत का होता है। रेत रेगिस्तान में ज़्यादा होता है ना, इधर भी होता है बट रेगिस्तान में क्या होता है आपका, ज़्यादा होता है, जिसकी ऊष्मा धारण करने की क्षमता बहुत क्या होता है, कम होता है। दिन के समय क्या करता है भाई, वो तो है ज़्यादा गर्माहट होता है, क्योंकि उतना समय तो ऑलरेडी धूप पड़ते रहता है, जिससे रेत क्या हो जाता है, जल्दी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। लेकिन उसको ज़्यादा समय तक उस ऊष्मा को पकड़ के रखने की क्षमता उसमें नहीं पाया जाता है। अलग चीज़ है कि दिन भर धूप रहता है तो उस समय तक क्या होता है, हमारा रेत गर्म रहता है, इस वजह से वहाँ पर दिन के समय काफ़ी क्या होता है, गर्मी होता है। लेकिन चूंकि उसकी ऊष्मा धारण करने की क्षमता क्या हो जाता है, कम रहता है, इसलिए जैसे ही क्या होता है, सूर्य डूबता है, वो जितना भी ऊष्मा जो क्या होता है, जो उसके पास होता है, उसको क्या कर देता है, वो फिर वापस परिवर्तित कर देता है, मतलब वो ठंडा हो जाता है ना, क्योंकि उस ऊष्मा को ज़्यादा समय तक नहीं रख सकता है, क्योंकि उसकी ऊष्मा धारण क्षमता क्या होता है, कम होता है। इसलिए रेगिस्तान जो क्षेत्र है वहाँ पर दिन में अत्यधिक गर्म होता है, और ऊष्मा धारण करने की क्षमता रेत में कम होने की वजह से रात में काफ़ी क्या होता है, ठंडा होता है। तो इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, ऊष्माधारिता को क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। मान लो क्वेश्चन पूछता है कि ऊष्माधारिता किसे कहते हैं, तो किसी भी वस्तु द्वारा, किसी भी पदार्थ द्वारा ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता उसकी क्या कहलाता है, ऊष्माधारिता कहलाता है। सबसे ज़्यादा ऊष्माधारिता जल का होता है, और इस वजह से ठंडे प्रदेशों में धातु का जो पाइप होता है, उस पाइप में कमरे के अंदर क्या किया जाता है, गर्म पानी प्रवाहित किया जाता है, जो उस कमरा को क्या करता है, गर्माहट देता है। और सबसे कम अगर हम बात करें ऊष्माधारिता, तो रेत में पाया जाता है, और इसलिए रेगिस्तान में रात के समय काफ़ी क्या होता है, ठंडा होता है, क्योंकि रेत ज़्यादा समय तक ऊष्मा को धारण कर नहीं सकता है, छोड़ देता है, इसलिए ठंडा हो जाता है। इसलिए रेगिस्तान ज़्यादा क्या होता है, रात में ठंडा होता है। तो इस तरीक़ा से ऊष्माधारिता को क्या किया जा सकता है भाई, बताया जा सकता है। तो ये हमने बात कर लिया किसका, ऊष्माधारिता का। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा किसके बारे में, मोलर ऊष्माधारिता। मोलर ऊष्माधारिता का हम क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। तो मोलर ऊष्माधारिता, मोलर ऊष्मा क्या देखना है हमको, धारिता देखना है। मोलर ऊष्माधारिता क्या होता है भाई, मोलर ऊष्माधारिता एकदम सरल है, ठीक है। किसी पदार्थ के एक मोल, किसी पदार्थ के एक मोल का ताप 1 डिग्री है ना बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, वही उसकी क्या कहलाती है, मोलर ऊष्माधारिता कहलाती है। क्या बोल रहे हैं हम, किसी पदार्थ की एक मोल का किसी पदार्थ की एक मोल का ताप 1 डिग्री है ना सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को है ना क्या कहते हैं, उस पदार्थ की मोलर ऊष्माधारिता कहते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, किसी पदार्थ की 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेल्सिग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को मोलर ऊष्माधारिता कहते हैं। मोलर ऊष्माधारिता
धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मोलर ऊष्माधारिता कहते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? मोलर ऊष्माधारिता को बता सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? किसी पदार्थ का, कोई पदार्थ है जिसका कितना मात्रा है? 1 मोल है, तो उस 1 मोल पदार्थ का जो ताप है, जितना पहले ताप है, उस ताप में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हम लोग जितना ऊष्मा लेते हैं, उस ऊष्मा की मात्रा ही उसका क्या कहलाता है? आपका ऊष्माधारिता कहलाता है। जैसे मनुष्य का टेम्परेचर क्या होता है? सामान्य टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसमें 1 डिग्री बढ़ाएंगे मतलब 38 डिग्री बढ़ाने के लिए हम लोग जितना टेम्परेचर क्या करेंगे या जितना ऊष्मा लेंगे, वो क्या कहलाता है? आपका ऊष्माधारिता कहलाता है, या उसे हम क्या बोलते हैं? मोलर ऊष्माधारिता कहते हैं। और इसको इस प्रकार से Cm से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान C/N पर क्या करता है? आपका निर्भर करता है। तो इस तरीक़ा से मोलर ऊष्माधारिता को क्या किया जा सकता है? बताया जा सकता है। इसी प्रकार ऊष्माधारिता के लिए भी एक आप छोटा सा व्यंजक क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं कि माना क्या है? हमारा कोई तंत्र है, उसको Q ऊष्मा दिया जाता है, तो Q ऊष्मा देने से क्या होता है? उनका जो है टेम्परेचर में क्या हो जाता है? आपका वृद्धि हो जाता है। जैसे ही समानुपाती हटता है, एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको C से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है? हमको Q बराबर C डेल T क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गया भाई आपका ऊष्माधारिता, और ये हो गया आपका मोलर ऊष्माधारिता। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? इसको समझा सकते हैं। तो फिलहाल आज का जो है क्लास है, वहीं पर हम क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। आने वाले क्लास में जो है आगे का टॉपिक देखने वाले हैं।